मेरा नाम जूही है। मैं बहुत गरीब थी और लड़का बनकर एक सर्कस में काम करती थी। किसी को भी नहीं पता था कि मैं एक लड़की हूँ। सर्कस देखने एक आदमी आता तो वो मुझे बहुत सारे पैसे दे देता और सर्कस के मालिक से मिलने अंदर चला जाता था। मुझे इस बात पर बड़ी हैरत होती थी, आखिर वो आदमी मुझे क्यों पैसे देता है। एक दिन जैसे ही वो मुझे पैसे देकर सर्कस के मालिक से मिलने गया, मैं उसके पीछे पीछे चली गई और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर तो मेरा कोई ऐसा अपना था जिसके बारे में जानकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी माँ थी। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा था। मैंने जब से होश संभाला था तब से हमेशा ही अपनी माँ का चेहरा देखा था और अपनी माँ को ही अपने इधर उधर पाया था। पिता क्या होता है, उसका प्यार क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, न मैंने कभी देखी थी और ना ही कभी महसूस की थी। मेरा मन तो बहुत करता था कि मैं अपने पिता को देख सकूं और उनसे मिल सकूं, उन्हें प्यार कर सकूं, उनसे बातें कर सकूं, मगर जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनसे मिलने की ना तो कोई उम्मीद बाकी रह जाती है और ना ही उन्हें देखने की कभी चाहत पूरी हो पाती है। ऐसा ही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैंने सिर्फ अपने पिता के बारे में अपनी माँ से ही बातें सुनी हुई थी। वो कभी कभी मुझे मेरे पिता के बारे में बताया करती थी कि तुम्हारे पिता ऐसे थे, तुम्हारे पिता वैसे थे। मेरी माँ ने बताया था कि जब मैं 1.5 साल की थी तब मेरे पिता की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उनका काफ़ी इलाज करने के बावजूद भी वो बच नहीं सके थे और इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मेरी माँ बेसहारा हो गई थी और वो मेरे पिता के छोटे भाई मतलब मेरे चाचा के पास चली गई थी। मगर मेरी चाची को हमारा वहाँ पर रहना पसंद नहीं आया था। वो हमेशा हमें अपने घर में रखने के और खाने के ताने देती रहती थी। इसलिए मेरी माँ ने छोटी मोटी नौकरी तलाश की और चाचा जी का घर छोड़कर हम दोनों माँ बेटी किराए के घर में रहने लगे थे। चाचा जी ने तरस खाकर हमारे दादा के घर में से मेरे पिता का हिस्सा मेरी माँ को दे दिया था, क्योंकि जिस घर में मेरे चाचा चाची रहते थे वो मेरे दादा का घर था और मेरे पिता दूसरे घर में रहा करते थे। चाचा जी को जब पता चला कि हम लोग उनका घर छोड़कर किराए के घर में चले गए तो उन्होंने उस घर में से जो मेरे पिता का हिस्सा बनता था उसके पैसे मेरी माँ को दे दिए, जिस पर भी मेरी चाची ने काफ़ी हंगामा मचाया था। मगर चाचा जी ने उनकी कोई भी बात सुने बिना ही मेरी माँ को हिस्से के पैसे दे दिए थे, ताकि उन पैसों से उनकी और मेरी ज़िंदगी में कुछ तो सुकून आ सके। उन पैसों से मेरी माँ ने एक छोटा सा घर खरीद लिया था। घर तो छोटा था लेकिन हम दोनों माँ बेटी के रहने के लिए काफ़ी था। मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि उन्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाती, इसलिए वो एक अस्पताल में साफ़ सफाई का काम करके अपना और मेरा पेट पाल रही थी। मेरी माँ ने मेरा अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था और वो हर चीज़ लाकर दिया करती थी जिसकी मुझे ज़रूरत होती थी, और वो मेरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिमांड को भी पूरी किया करती थी। आखिरकार माँ होती ही ऐसी है, शायद, जो खुद कितनी भी मुश्किल उठाए मगर अपनी औलाद को हर वो चीज़ देने की कोशिश करती है जो उसकी औलाद की चाहत होती है। अपनी औलाद को उसकी पसंद की चीज़ दिलाने के लिए माँ खुद भी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाती है और इसीलिए भगवान ने माँ के कदमों में स्वर्ग बनाया हुआ है। स्कूल से आकर मैं सारा टाइम अपनी माँ के साथ ही गुजारा करती थी। मेरी माँ अस्पताल से आ जाने के बाद घर में भी लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी। मेरी माँ बहुत टैलेंटेड औरत थी। मेरी माँ से हर काम आता था, बस सिर्फ वो शिक्षा से ही पीछे थी। जब मैं छोटी थी तो उनका इतना ज़्यादा काम करने से मुझे गुस्सा आ जाता था और मैं चिढ़ने लगती थी। मैं चाहती थी कि वो सारे काम छोड़कर मेरे साथ टाइम स्पेंड किया करे। ऐसा नहीं था कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती थी, मगर मैं चाहती थी कि मेरे घर आ जाने के बाद वो बिल्कुल फ्री रहा करे और ये सारे काम भी ना किया करे। लेकिन वो क्या करती? अगर वो काम नहीं करती तो फिर घर का खर्च कैसे चलता? और ये बात वो मुझे समझा नहीं सकती थी। मैं गुस्से में उनसे कह दिया करती थी कि वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, सिर्फ उनको अपने काम से ही प्यार है, इसलिए तो वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। वो बस पैसा कमाने से ही मतलब रखती हैं, इसलिए तो वो सिर्फ पूरा दिन काम में ही लगी रहती। मगर जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि उन्हें मोहब्बत काम या पैसों से नहीं बल्कि मुझसे है।
तभी तो वो मेरी हर ज़रूरत और चाहत को पूरा करने के लिए वो दिन रात नहीं देखती थी, सिर्फ काम ही करती रहती थी। वो सच में मुझे इतना प्यार करती हैं कि मेरी शिकायतें भी हंसकर सुन लिया करती थी। मैंने इंटर भी कंप्लीट कर लिया था। अब मेरी माँ मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहती थी, मगर मुझे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी थी, उसके साथ मैं कुछ और भी करना चाहती थी जिससे पैसे कमाए जा सकते और मेरी माँ के कंधों का बोझ कुछ कम हो जाता। मैंने घर में ही आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिससे मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आने लगे थे। माँ के लाख मना करने पर भी मैंने यही कहा था कि मुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से ना रोकें। वैसे भी कॉलेज से आने के बाद मैं सारा दिन फ्री ही तो रहती हूँ, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी का इतना कोई खाना पीना भी नहीं होता था। माँ दोपहर में खाना बना लिया करती थी तो वो शाम तक चलता था, और घर की सफाई भी एक बार लग जाती थी तो शाम तक चल जाती थी, क्योंकि घर में कूड़ा करकट करने वाला कोई ऐसा मौजूद ही नहीं था जिसकी वजह से घर गंदा हो सके। अगर ऐसे में मैं बच्चों को पढ़ा भी दूंगी तो मुझे कुछ पैसे ही मिल जाया करेंगे। मगर मेरी माँ का कहना था कि अभी मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूं। उनको लगता था कि कहीं मैं इन सब में पढ़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना कम न कर दूं। लेकिन मैं अपनी माँ को यकीन दिलाती थी कि ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी पढ़ाई में हमेशा ध्यान दूंगी। इसलिए मेरे बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद उन्होंने मुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की परमिशन दे दी थी। ट्यूशन पढ़ाने से मुझे इतने पैसे तो मिल जाते थे, मेरे कॉलेज के छोटे मोटे खर्चे मैं खुद ही कवर कर लिया करती थी, और इस बात से मैं काफ़ी खुश और बेफिक्र भी रहती थी, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी माँ के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। और ज़्यादा न सही मगर कम ही सही, मैंने अपनी माँ का कुछ बोझ तो कम कर ही दिया था। मुझे खुश होता देखकर मेरी माँ भी बेफिक्र हो जाती थी। कुछ साल इसी तरह से गुजर गए थे और मेरा बीए भी कंप्लीट हो चुका था। पढ़ाई में मैं बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट रही थी, इसलिए हर बार मैं अच्छे नंबरों से ही पास आती थी। माँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जिस तरह अपनी कम शिक्षा की वजह से जो मुश्किलें मेरी माँ ने उठाई थीं, वहीं उनकी बेटी ना उठाए। अगर उनके पास कोई अच्छी डिग्री होती तो वो इतनी मुश्किल ज़िंदगी कभी नहीं गुजारती, और ना ही उन्हें इतनी मेहनत और मुश्किलों का सामना करना पड़ता। हमारे यहाँ आज के ज़माने में कुछ ऐसे परिवार पाए जाते हैं जहाँ पर लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हें अच्छी एजुकेशन इसीलिए नहीं दिलवाई जाती कि आगे जाकर उन्हें बनना तो हाउसवाइफ ही है और ससुराल को ही तो संभालना है। मगर सच मानो तो ये बात बिल्कुल गलत है। एक मर्द से ज़्यादा औरत की शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर औरत ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वो अपनी आने वाली जनरेशन को भी संभाल देगी। घर चलाने के लिए घरेलू कामों के साथ साथ शिक्षा हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा कुछ नहीं तो अपना बोझ खुद उठाने के काबिल अपनी बेटियों को ज़रूर बनाना चाहिए। मेरी माँ की तबीयत अब पहले से ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। काम भी उनसे अब नहीं होता था, मगर फिर भी वो कोई ना कोई काम करने की कोशिश में लगी रहती थी। और जब मैं अपनी माँ को काम करने से रोकती थी तो वो कहती कि हम काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। और एक तरह से मेरी माँ की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि घर उसी से चलता था जो मेरी माँ कमाती थी। और अब दिन ब दिन मेरी माँ की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। मेरे कई बार के कहने पर भी वो अपनी दवाई नहीं लाती थी कि जो पैसे उनकी दवाई पर खर्च होते वो मेरी किसी ज़रूरत पूरी होने पर खर्च हो जाते। इसी तरह वक्त के साथ साथ मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। अब तो वो हमेशा बिस्तर पर ही लेटी रहती थी, यहाँ तक कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, और बार बार उठकर काम पर जाने की भी कोशिश करती रहती थी, और उनकी हिम्मत नहीं हो पाती थी। इसलिए अब जो करना था वो मुझे ही करना था। ट्यूशन से इतने पैसे नहीं मिलते थे कि सब कुछ हो सकता। मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना था और उसके लिए मुझे काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत थी, और मुझे अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी थी, क्योंकि ये मेरी माँ का सपना था। और ऊपर से घर के खर्चे भी काफ़ी थे, इसलिए थोड़े से पैसों से घर का खर्चा मुमकिन नहीं था। मुझे एक अस्पताल में रिसेप्शन की नौकरी भी मिली थी, लेकिन वहाँ से मुझे इतने पैसे नहीं मिल पाए थे कि घर के सारे खर्चे पूरे हो सकते। और अभी तक मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी ताकि कोई अच्छी नौकरी मुझे मिल सकती। बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था, और मैं अपना पर्स उठाकर
माँ को एक ज़रूरी काम के बारे में बताकर घर से निकल आई थी और अब मैं वहीं पर जाने वाली थी जहाँ से मैं घर से सोचकर निकली थी। कुछ ही देर बाद मैं अपनी मौजूद जगह पर पहुँच चुकी थी। पांडे अंकल को मैं अच्छे से जानती थी। वो एक अच्छे और शरीफ इंसान थे। उनका बेटा मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। इसी वजह से मेरी उनसे अच्छी जान पहचान हो गई थी। मैंने उन्हें अपने घर की परेशानी के बारे में सब कुछ बता दिया तो उन्होंने मुझे अपने एक जानने वाले के बारे में बताया और वहां जाने के लिए कहा और मैं उनके कहने पर वहां पर चली गई। वो एक सर्कस के मालिक थे। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कुछ सोचते हुए अपने पास काम पर रख लिया था और कहा कि वो मुझे इस काम के पैसे भी अच्छे दे दिया करेंगे और काम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था और इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई भी चालू रख सकती थी। बस यही फ़ायदा मुझे इस नौकरी में सबसे ज़्यादा नज़र आया था। मैंने उनकी नौकरी एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन परेशानी ये थी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग सर्कस देखने के लिए आते थे। ऐसी जगह पर मैं अपनी असली पहचान के साथ कभी भी काम नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने मुझे एक सॉल्यूशन बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं लड़के के रूप में यहाँ पर आया करूँ और इसी तरह किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा कि मैं एक लड़की हूँ और इस वजह से मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भी कुछ सोच समझकर ये नौकरी करने के लिए तैयार हो गई थी और ये कहकर आई थी कि मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। ये कहकर मैं वहाँ से अपने घर पर आ गई थी। साथ ही साथ मेरे दिमाग में ये बात भी घूम रही थी कि क्या मेरी माँ मुझे ये काम करने देगी। मगर मुझे अपने घर के हालात सुधारने के लिए कुछ तो करना ही था। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर ना तो ज़िंदगी गुजर सकती थी और ना ही हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती थी। घर आकर मैंने अपनी माँ को ये नहीं बताया कि मुझे एक सर्कस में काम मिल गया। अगर ये बात बता देती तो वो मुझे कभी भी वहाँ पर जाने नहीं देती। इसलिए मैंने अपनी माँ से झूठ बोल दिया था। किसी और काम का बहाना लेकर मैं सर्कस में जाने लगी थी। घर से मैं अपने असली रूप में निकलती थी और अपनी पड़ोसन के यहाँ जाकर मैं अपना रूप बदल लेती थी। एक लड़की से लड़के के रूप में बदल जाती थी और वहाँ से काम करने के लिए सर्कस में चली जाती थी और वहाँ से वापस आकर भी अपने पड़ोस में रहने वाली एक आंटी के घर जाकर कपड़े चेंज करती थी और उसके बाद ही मैं घर पर आती थी। शुरू शुरू में मुझे बहुत मुश्किल हुआ करती थी, मगर फिर धीरे धीरे मुझे इस काम की आदत पड़ गई थी और अब तो मुझे बिल्कुल भी ये काम मुश्किल नहीं लगता था। मुझे वहाँ पर काम करते हुए 20 दिन हो गए थे और मुझे वहाँ के मालिक ने 20 दिन में ही सैलरी दे दी थी, क्योंकि पांडे अंकल ने मेरी वहाँ पर सोर्स लगा दी थी। पांडे अंकल की सर्कस के मालिक से बहुत अच्छी जान पहचान थी। मेरे घर की परेशानी देखते हुए वहाँ के मालिक ने मुझे जल्द ही सैलरी दे दी थी। उन पैसों से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ही हमारे घर की परेशानियाँ ख़त्म हो जाया करती थी। माँ की दवाई और घर का खर्च चल ही जाता था। अपनी पढ़ाई पर भी मुझे कुछ पैसे खर्च करने पड़ जाते थे और मेरा पढ़ाई पर भी ध्यान कम होने लगा था। लेकिन मैंने अपनी माँ से यही कहा हुआ था कि मेरा अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान है और मैं दिल लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, ताकि मेरी माँ का दिल न दुखे, और वो मेरे इस झूठ पर खुश हो जाया करती थी। सर्कस में मुझे काम करते हुए अब दूसरा महीना भी लगने वाला था। वहाँ के मालिक के अलावा ये बात कोई नहीं जानता था कि मैं एक लड़की हूँ। सब यही समझते थे कि मैं एक लड़का हूँ और इस बात से मुझे काफ़ी आसानी मिल जाती थी। मैं बिना किसी डर के आराम से काम कर लिया करती थी। एक दिन बड़ी अजीब सी बात हुई थी। एक आदमी वहाँ पर सर्कस देखने के लिए आया था और जाते हुए मुझे बहुत सारे पैसे भी दे गया था और उसके बाद सर्कस के मालिक से मिलने के लिए उसके ऑफिस में चला गया था। पहले तो मैंने उनसे पैसे लेने के लिए काफ़ी इनकार किया था, मगर वो ज़बरदस्ती मुझे पैसे देकर चले गए थे और वैसे भी मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत भी थी, तो इसलिए मैंने वो पैसे रख लिए थे। अगले दिन फिर वही आदमी आया और मुझे पैसे देकर फिर मालिक के ऑफिस में उनसे मिलने के लिए चला गया था। उन पैसों से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। मैंने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। वो इंसान अब रोज़ ही आने लगा था और मुझे ढेर सारे पैसे देकर मालिक से मिलने के लिए उसके ऑफिस में चला जाता था। एक तरफ तो मैं बहुत खुश होती थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर वो आदमी मुझे क्यों रोज़ पैसे देकर जाता था। आखिरकार वो आदमी कौन था? मैं एक ज़रूरतमंद लड़की हूँ, लेकिन ये बात उसे कैसे पता थी? और बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में उस टाइम घूम रहे थे और उस सब का जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था, और वो वही इंसान था
जो लगातार 10-15 दिन से सर्कस देखने के लिए आ रहा था और मुझे पैसे देकर चला जाता था। इस बारे में मैंने ना तो वहाँ पर किसी को बताया था और ना ही घर में अपनी माँ को ये बात बताई थी। वो तो पहले से ही मेरे काम करने से खुश नहीं थी, मगर ज़रूरत के हाथों मजबूर हो गई थी। और ऐसे में अगर उन्हें कुछ पता चलता तो वो मुझे कभी भी काम करने नहीं देती और ख़ुद बीमारी की हालत में भी काम करने के लिए चली जाती। मैंने सोचा था कि मैं खुद ही इस बात का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लूँगी और सबसे पहले तो मुझे ये बात जाननी थी कि आखिर वो इंसान था कौन और वहाँ पर क्यों आता था और मुझे पैसे देकर क्यों जाता था। आज जब मैं काम पर आई तो यही सोच कर आई थी कि आज पता लगाकर ही रहूँगी कि ये कौन है और मुझे कैसे जानता है, इसका मुझे पैसे देने की क्या वजह है। और मैंने ऐसा ही किया था। वो आदमी जब आया और मुझे पैसे देकर जब मालिक के ऑफिस में जाने लगा तो मैं भी छुपकर उसके पीछे पीछे जाने लगी और ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़े होकर चोरी चुपके उनकी बातें सुनने लगी थी। और ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि अंदर तो मेरे बारे में ही बातें चल रही थी। वो आदमी मुझे किस तरह से जानता था और क्यों सर्कस के मालिक से मेरे बारे में बातें कर रहा था और उसे कैसे पता चला था कि मैं एक लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ। क्या इसीलिए वो रोज़ मुझे पैसे देकर मेरी मदद किया करता था? कौन था वो आदमी? वो जो कोई भी था, मगर उसकी बातों से मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है। मेरे बारे में उसे सब कुछ पता था, जबकि यहाँ पर काम करने वाले और यहाँ पर सर्कस देखने आने वाले लोगों को इस बारे में नहीं पता था। और वो आदमी मालिक से मेरा ख़ास ख्याल रखने के बारे में क्यों कह रहा था? वो आदमी उम्र में लगभग 55 साल का होगा, लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था। वो काफ़ी फिट रहता था। घर आ जाने के बाद भी वही सारी बातें मेरे दिमाग में चारों तरफ घूम रही थीं। मैं अपनी माँ को इस बारे में नहीं बता सकती थी। अगर मैं उनको ये सब कुछ बता देती तो वो मुझे कभी दोबारा वहाँ पर नहीं जाने देती। वो तो पहले ही मुझे नौकरी नहीं करवाना चाहती थी, मगर सिर्फ मेरी मजबूरी और ज़िद को देखते हुए मुझे काम करने दे रही थी। और अब अगर उनको इस आदमी वाली बात पता चल जाती तो वो मुझे कभी भी काम करने नहीं देती। लेकिन हमें अभी पैसों की सख्त ज़रूरत थी और ऐसे हालात में मैं काम छोड़ भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने अपनी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था और मैंने सोचा था कि कल जाकर मालिक से ही इस बारे में बात करूँगी। वो ज़रूर उस आदमी को जानते होंगे। आखिरकार वो आदमी उनके ऑफिस में जाता था और यही सोचकर जल्दी जल्दी मैंने सारा काम निपटा लिया और मैं अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गई थी। और अगली सुबह मैं टाइम से पहले ही अपने काम पर आ गई थी, क्योंकि मुझे मालिक से मिलकर इस आदमी के बारे में पूछना था। पहले तो मुझे ये डर था कि मेरी ऐसी बातें पूछने पर कहीं वो मुझे काम से ही ना निकाल दें। मैंने उन दोनों के बीच हुई बातें सुनी थी। सोचा कि छोड़ देती हूँ, इस बारे में नहीं पूछती हूँ और इग्नोर करने की कोशिश करने लगी थी। मगर जब मुझे उस आदमी की कही हुई बातें याद आती फिर मेरा मन करता कि मैं पूछ ही लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मालिक मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। नौकरी तो मुझे दूसरी भी मिल जाएगी, मगर ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि वो है कौन और मुझे कैसे जानता है। आखिरकार क्यों वो मुझ पर इतनी मेहरबानी कर रहा था। और यही सोचकर मैंने मालिक से बात करने का फ़ैसला किया और यही बात करने के लिए मैं उनके ऑफिस की तरफ चली गई। और अंदर जाकर जब मैंने उनसे इस बारे में बात की और पूछा कि वो आदमी कौन है, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि वो आदमी उनका कोई मिलने वाला है। उन्होंने बताया कि वो पहले यहाँ पर सर्कस में काम किया करता था और यहाँ से काम छोड़ने के बाद वो काफ़ी अमीर आदमी बन गया। जब मैंने अपने बारे में पूछा कि वो आपसे मेरे बारे में बातें क्यों कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि उसने सिर्फ यही कहा था कि इस लड़की का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करो, ध्यान रखा करो, यहाँ पर कोई उसे परेशान न करे, और उसके लिए वो मुझे पैसे भी देता है। मैं मालिक के ऑफिस में उस आदमी के बारे में पूछने आई थी और वो उल्टा मुझसे ही सवाल कर रहे थे कि वो कौन है, क्या मेरा कोई रिश्तेदार है, जबकि मैं तो खुद मालिक से उस आदमी के बारे में पूछने आई थी। मैंने तो आज तक कभी इस आदमी को देखा भी नहीं था और ना ही वो कोई हमारा रिश्तेदार था। अपने सारे रिश्तेदारों को मैं अच्छी तरह से जानती थी और लगभग सबको ही मैंने देखा हुआ था। हमारे रिश्तेदार भी कभी ज़रूरत पर भी अपना पैसा हम पर खर्च नहीं करते थे। तो फिर ये कौन था? मैं शायद उन्हें जानती होती, लेकिन मैं उनसे इस बारे में कैसे पूछती? फिर मैंने यही सोचा था कि मुझे उसी आदमी से पूछना पड़ेगा।
आज मैंने ये फैसला कर लिया था कि वो जब भी आएगा तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगी कि वो कौन है और मुझे कैसे जानता है। अगले 2-3 दिन मेरे इसी इंतज़ार में गुजर गए, मगर अब वो आदमी नहीं आ रहा था। पहले तो वो रोज़ सर्कस देखने के लिए आता था, मगर जब से मैंने ये सच्चाई जानने की कोशिश की थी, उस दिन से ही वो गायब हो गया था और वहाँ पर नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि क्या उसे पता चल गया था कि मैं उससे कुछ पूछने वाली हूँ, मगर उसे इस बारे में कैसे पता चल सकता था। जिस दिन से मैंने मालिक से बात की थी, उस दिन के बाद से ही वो वहाँ पर नहीं आया था। कहीं मालिक ने तो उसे कुछ नहीं बताया होगा, लेकिन मालिक उसे कुछ नहीं बता सकते थे, ये बात तो पक्की थी। तो फिर वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा था? शायद वो किसी काम में बिजी हो, इसलिए नहीं आ सका। यही सोचकर मैं रोज़ उसका इंतज़ार करने लगी थी और रोज़ ही वो आदमी नहीं आता था। लगभग 15 दिन गुजर गए थे। वो आदमी जो रोज़ यहाँ पर आता था, अब 15 दिन से एक भी दिन यहाँ पर नहीं आया था। मैं यही सोच रही थी जब मालिक ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने ढेर सारे पैसे मुझे दे दिए और कहा कि ये उसी आदमी ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं जो रोज़ यहाँ पर आता था। उसने आज स्पेशली तुम्हारे लिए ये पैसे भेजे हैं। उन्होंने वो पैसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। इस बार मैंने वो पैसे लिए थे और अपने घर को वापस आ गई थी। सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी, यही सोचकर कि वो कौन है। मुझे उससे एक बार तो मिलना ही था, मगर मैं कैसे उससे मिल सकती थी? अब तो उसने वहाँ पर आना भी छोड़ दिया था। मैं करूँ तो क्या करूँ? इसी उलझन में मेरी रात कब गुजर गई थी मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला था। सुबह जब उठी तो माँ ने पूछा कि कोई परेशानी है क्या तुम्हें? उन्हें शायद मेरा चेहरा देखकर ही अंदाज़ा हो गया था कि मैं कुछ परेशान हूँ, मगर मैं ये सब कुछ बताकर अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने पढ़ाई का बहाना बना दिया था। आज मुझे अपने मालिक से उस आदमी का पता मालूम करना ही था, ताकि मैं उससे मिलकर कम से कम अपनी इस उलझन से तो आज़ाद होती। कोई और बात होती तो शायद मुझे उसे जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, मगर यहाँ बात मेरी पहचान की थी। कोई मुझे जानता था और मेरी मदद भी कर रहा था, वो भी मुझसे बिना किसी मतलब के। ऐसा कैसे हो सकता था? इस सब में कुछ ना कुछ तो उसका ही फ़ायदा होगा, जभी तो वो मुझे पैसे दे रहा था। यही जानने के लिए मैंने मालिक से उसका एड्रेस पूछा था, जो कि उन्होंने ये कहकर नहीं दिया कि वो नहीं जानते उस आदमी के बारे में कि वो कहाँ पर रहता है। मगर मुझे पता था वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं। वो उस आदमी को जानते थे, मगर मुझसे क्यों छुपा रहे थे? बहुत बार कहने पर उन्होंने आखिरकार मुझे उस आदमी का एड्रेस दे ही दिया और अब मुझे उसके घर भी जाना था। सोचा कल चली जाऊंगी और साथ में माँ को भी बताकर आऊंगी कि मुझे कहीं और भी जाना है, तो मुझे घर आने में देर हो जाएगी। इसलिए आज जाने का इरादा मैंने कैंसिल कर दिया और मैं सीधा अपने घर की तरफ चल पड़ी थी, यही सोचकर कि अब कल को ही जाऊंगी और अगले दिन मुझे काम से फ्री होकर जाना था। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि कॉलेज से फ्री होने के बाद मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, मैं वो कंप्लीट होने पर ही घर वापस आऊँगी। मुझे घर आने में देर हो जाएगी, इसलिए आप मेरी फ़िक्र ना करें। मालिक का दिया हुआ एड्रेस मेरे हाथ में ही मौजूद था और उसके घर को मैं ढूंढने लगी थी। आखिरकार मुझे वो घर भी मिल गया था। जब मैंने दरवाज़ा बजाया तो मैं दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगी थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैंने फिर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया, मगर फिर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि कोई घर में मौजूद है तो फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा। इससे पहले मैं दोबारा से दरवाज़ा बजाती, वही रास्ते से गुजरते हुए मुझे एक बूढ़ी औरत ने बताया कि इस घर का मालिक तो 2-3 दिन से कहीं पर गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया। दरवाजे पर चाबी वाला लॉक लगा हुआ था और मैंने दरवाजे के लॉक पर ध्यान ही नहीं दिया था। शायद इसीलिए मुझे पता नहीं चल रहा था कि घर के अंदर तो कोई भी नहीं है। मैं उदास होकर वहाँ से वापस पलट रही थी। आज मैं बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ पर आई थी कि आज मैं उस आदमी से अपने हर सवाल का जवाब लेकर ही आऊँगी, मगर घर को बंद देखकर ऐसा लग रहा था कि अब ये राज सिर्फ राज ही रहेगा। उस आदमी तक शायद मैं कभी भी नहीं पहुँच सकती थी। मैं उस टाइम को याद करके पछता रही थी जब वो रोज़ाना सर्कस देखने आया करता था। काश मैं उसी टाइम उस आदमी से पूछ लेती तो मुझे इतना भटकना न पड़ता, मगर अब मेरा ये सच्चाई जानने का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था।
मैं ये सोचकर वहाँ से वापस लौट आई थी कि चलो आज नहीं तो फिर कभी यहाँ पर आकर उस आदमी के बारे में पता लगा लूँगी। कभी ना कभी तो वह आदमी ज़रूर अपने घर को वापस आएगा। जब भी आएगा मैं तभी उससे उसके बारे में पूछ लूँगी। और अब इस बात को काफ़ी दिन गुजर चुके थे। एक बार फिर से मालिक ने मुझे अपने पास बुलाकर पैसे दिए थे। अब की बार मैंने बड़ी खामोशी से उनसे पैसे लेकर अपने पास रख लिए थे। आज फिर मुझे उसके घर जाना था क्योंकि काफ़ी दिन गुजर चुके थे। अब वो आदमी ज़रूर अपने घर को वापस आ गया होगा। यही सोचकर मैं फिर से उनके घर के बाहर जाकर खड़ी हो गई थी, मगर आज फिर से कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। फिर मैंने वहाँ से गुजरते हुए एक लड़के से पूछा तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर रहने वाला आदमी काफ़ी दिनों से यहाँ पर वापस आया ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता था? अब तो इस बात को काफ़ी दिन गुजर चुके थे। अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था, तो फिर वो आया क्यों नहीं? आज ही तो मालिक ने मुझे उसके दिए हुए पैसे दिए थे। अगर वो आया ही नहीं था तो फिर पैसे कौन देकर चला गया था? हो सकता है उसका कोई नौकर पैसे दे जाया करता हो। वो आदमी जानबूझकर मेरे सामने नहीं आना चाहता था। अब तो मुझे साफ साफ ऐसा ही लगने लगा था। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा था और क्यों वो मुझसे भाग रहा था? और मैं उस दिन की तरह आज भी नाउमीद होकर उसके घर से वापस लौट रही थी। वहाँ से लौटते टाइम मुझे याद आया था कि मैं अपना पर्स मालिक के ऑफिस में ही भूल कर आ गई थी। इसलिए मैं वापस सर्कस की तरफ जाने लगी थी। वहाँ से सारे लोग अपने अपने काम से फ्री होकर लगभग जा ही चुके थे। कुछ ही लोग थे जो वहाँ पर मौजूद थे। मैं जैसे ही मालिक के ऑफिस में जाने लगी तो मुझे कोई जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देने लगी थी। ये आवाज़ तो उसी आदमी की थी जिसे मैं इतने दिनों से तलाश कर रही थी, और आज मैं ये मौका किसी भी हाल में अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती थी। इसलिए मैंने ऑफिस का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। वहाँ पर वो आदमी मौजूद था और वो मुझे देखकर बहुत हैरान हो रहा था और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था, और मैं भी उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। और ये देखकर वो अपनी नज़रें मुझसे चुराने लगा था। मैं इधर उधर की बातें किए बिना ही डायरेक्ट उनसे सवाल पूछने लगी थी कि आखिर वो थे कौन और क्यों मुझसे भागने की कोशिश कर रहे थे। जब उनको लगा कि उनके फरार होने के सारे रास्ते बंद हो गए, वो जिस कुर्सी से उठकर खड़े हुए थे वापस उसी कुर्सी पर बैठ गए थे, और अब मैं भी उनके सामने ही चेयर पर बैठ गई थी। मालिक उठकर अपने ऑफिस से बाहर चले गए थे और उनके जाने के बाद मैंने उनसे सारे सवाल करने शुरू कर दिए थे जो अब तक मुझे बुरी तरह से परेशान कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा था कि आप क्यों मुझे रोज़ाना पैसे दिया करते थे और वो मुझे किस तरह से जानते हैं। ये सुनने के बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। कहने लगे कि मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मगर इससे पहले मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। किसी की एक कहानी है, क्या तुम सुनोगी? वो मुझसे इस बारे में पूछ रहे थे और मैं बस खामोश ही रही थी। और उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि आज से 22 साल पहले मैं भी सर्कस में ही काम किया करता था और मैं यहाँ पर एक मामूली सा नौकर था जिसकी ना तो कोई औकात थी और ना ही कोई हैसियत थी। मेरी जेब में भी कभी पैसे होते थे तो कभी मेरी जेब पूरी तरह से खाली हुआ करती थी, मगर मेरा दिल बिल्कुल ही साफ था। मैं बहुत ईमानदार और शरीफ इंसान था। एक लड़की यहाँ पर हर संडे सर्कस देखने के लिए आया करती थी और देखते ही देखते मुझे उस लड़की से प्यार हो गया था। मुझे वो पसंद आ गई थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी जिसे देखकर मैं दीवाना हो गया था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मोहब्बत को अपने दिल के ही कोने में दबाकर रख देता हूँ, मगर फिर सोचा कि क्या पता वो मुझे मिल ही जाए। वैसे अपने दिल का हाल बताने में कोई हर्ज नहीं। वो ज़माना ऐसा था कि जब कोई अच्छा लगता था तो उसको प्रपोज करने के बजाय उसके घर रिश्ता भिजवा दिया जाता था। मैंने भी ऐसा ही किया था। अपनी फैमिली को उस लड़की के बारे में बता दिया, और मेरी खुशकिस्मती थी या फिर मेरी बदकिस्मती थी कि वो लड़की हमारी जान पहचान वालों में से ही निकली थी, और मेरी माँ ने हमारे रिश्ते की बात को आगे बढ़ा दिया था और इसी तरह से बात बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुँच गई थी। मैं बहुत ही खुश हो गया था, और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि मुझे वही लड़की मिल रही थी जिसे मैंने पसंद किया था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही हो रहा था, और मेरी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं उस लड़की की हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश किया करता था,
और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश किया करता था, और मुझे लगता था कि मैं ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता था। मगर ये सब मेरा वहम साबित हुआ था। वो तो कभी मुझसे खुशी नहीं हुई थी, और ये बात मुझे शादी के 2 साल बाद मालूम हुई थी, जब मैंने अपनी पत्नी को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। पहले तो मुझे शक था कि वो किसी और से कांटेक्ट में है, लेकिन अब अपनी आंखों से देखने के बाद मेरा शक यकीन में बदल चुका था, क्योंकि उस दिन मैं अपने काम से जल्दी घर वापस आ गया था। घर का मेन गेट खुला हुआ देखकर मैं घर के अंदर सीधा ही दाखिल हो गया था, और तभी मैंने उसे किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना था। मैं उसकी सारी बातें सुन चुका था, लेकिन फिर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, और फिर मैंने अपनी पत्नी से कोई सवाल नहीं किया। इसी तरह से वक्त गुजरता चला गया, और फिर एक दिन मेरी पत्नी ने खुद ही मुझसे कहा कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती और वो मेरा घर छोड़कर जाना चाहती है। उसने मुझसे डाइवोर्स की डिमांड कर दी थी। मुझे उस दिन ऐसा लगा था जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरे पास अब उसे रोकने की कोई वजह भी तो नहीं बची थी, क्योंकि वो खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। इसलिए मैं उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने जिस तरह से उसकी पहली गलती माफ़ की थी, इसी तरह से मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसकी ये आखिरी डिमांड भी पूरी कर दी थी। डाइवोर्स लेने के बाद वो मुझे छोड़कर चली गई थी, और मेरे साथ में मेरी और अपनी 1.5 साल की बेटी को भी लेकर चली गई थी। मैंने भी अपनी बेटी को जाते हुए नहीं रोका था, क्योंकि वो लेकर जा रही थी तो मैंने अपनी बेटी को जाने दिया था। उसने मेरे साथ जो भी किया था, लेकिन मैं तो उससे प्यार किया करता था, इसलिए बेटी को उसे दे दिया था, ताकि माँ होते हुए भी वो अपनी बेटी के लिए ना तरसे। मेरा क्या था, मुझे तो वैसे भी अब सारी ज़िंदगी तड़पना ही था, और वैसे भी बच्चे को माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि पिता की। और मुझे पूरा यकीन था कि वो जिससे प्यार करती थी और जिससे उसका अफेयर चल रहा था, वो लड़का भी ज़रूर उससे प्यार करता होगा, और शायद उसकी मोहब्बत में मेरी बेटी को भी अपना लेगा। बस यही सोचकर मैंने उन दोनों को जाने दिया था। मैंने उसके जाने के बाद किसी और से शादी भी नहीं की थी। ना तो मेरा दिल दूसरी शादी के लिए कर रहा था, और ना ही मुझे दूसरी शादी करने की कोई ज़रूरत थी। टाइम गुजरता चला गया, और उसके साथ साथ ज़िंदगी में भी बदलाव आते चले गए। मैंने अपना सारा ध्यान अपने काम में लगाना शुरू कर दिया, और आज मैं अपनी मेहनत की वजह से एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया हूँ। और वो इतनी बात कहकर खामोश हो गए थे, और मैं सोच में पड़ गई थी कि ना जाने ये कहानी उन्होंने मुझे क्यों सुनाई थी। फ़िलहाल मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था। मुझे तो बस अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, जो मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिए थे। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कैसे जानते हैं। मेरा पहला सवाल यही था, और मैंने पूछ भी लिया था, मगर जो जवाब मुझे मिला था उसने मुझे कुछ आगे पूछने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। वो जो मेरे सामने बैठे हुए थे वो कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने पिता थे। मुझे लगा था जैसे कि मैं अपने होश में ही नहीं हूँ। मैं तो अपने बचपन से ही यही सुनती आ रही थी कि मेरे पिता बचपन में ही किसी बीमारी के कारण मर गए थे, मगर आज वो मेरे सामने बैठे हुए थे, जिंदा और बिल्कुल ठीक और सही सलामत, जिनको मैं अपनी आंखों के सामने बैठा हुआ देख रही थी। न जाने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर तक अपने आप को संभालने के बाद मैंने अपना अगला सवाल किया था कि वो क्यों मुझसे छुप रहे थे और क्यों मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, जिस पर उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे सच के बारे में नहीं बताना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो माँ जिसने मुझे सारी ज़िंदगी पाल पोस कर बड़ा किया और सारी ज़िंदगी मुझे संभाला, मैं उनको गलत समझने लगती और किसी भी वजह से उनसे नफ़रत करने लगती। वो तो ये समझ रहे थे कि इतने सालों से हम दोनों माँ बेटी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। माँ ने जिस आदमी से शादी की थी उसने हमें सब कुछ दिया होगा, क्योंकि वो पहले से ही बहुत अमीर इंसान था, मगर वो ये नहीं जानते थे कि हम तो बहुत गरीबी भरी ज़िंदगी जी रहे थे। ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं बल्कि मजबूरी समझकर गुजार रहे थे। और ये बात उनको जब पता चली जब वो सर्कस पर अपने पुराने दोस्त से मिलने आए थे। मेरे माथे पर बना काला मस्सा जो बचपन से ही मेरे माथे पर बना हुआ था, वही निशान उन्होंने मेरे माथे पर देख लिया था। और फिर सर्कस के मालिक से पूछने पर उन्हें ये पता चला कि ये एक लड़की है जिसे पैसों की ज़रूरत थी और इसीलिए ये लड़का बनकर यहाँ पर काम करती है, मगर यहाँ पर किसी को भी ये बात मालूम नहीं।
उस दिन उनको लगा था कि ये कोई और लड़की नहीं बल्कि उनकी अपनी ही बेटी है। और फिर जब उन्होंने मेरे घर का और मेरे बारे में सारी डिटेल निकलवाई तो उन्हें मालूम हो गया था कि मैं उनकी अपनी ही बेटी हूँ। यही वजह थी कि वो मेरी मदद करने के लिए रोज़ मुझे पैसे देकर चले जाते थे और मालिक से हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए कहा करते थे। मैं जो सुन रही थी और जो देख रही थी, मुझे अपने कानों और आंखों पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो जो कुछ भी मुझे बता रहे थे वो सब कुछ सच था और ना जाने ये सब कुछ क्या हो रहा था। अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मुझे खड़े होकर अपने गले से लगा लिया और मुझे चुप करवाने लगे और अपने हाथों से मेरे आंसू भी पोंछने लगे। कुछ वक्त इसी तरह से गुजर गया था। जैसे ही मुझे टाइम का अंदाज़ा हुआ मैं उनसे अलग हुई और मैंने अपनी वॉच में टाइम देखा तो काफ़ी सारा टाइम गुजर चुका था और मुझे माँ की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि माँ भी मेरे इंतज़ार में घर में परेशान हो रही होगी और वो ज़रूर मेरे देर से घर जाने पर मुझ पर गुस्सा करेगी। मैं इतने सालों बाद अपने पिता से मिली थी तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उनको छोड़कर चली जाऊं। न जाने कब से मैं अपने पिता की मोहब्बत के लिए तरस रही थी और आज अपने पिता को अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे दिल में एक अजीब सही अरमान जाग रहे थे। मगर मेरी मजबूरी थी और मेरा जाना भी ज़रूरी था। मेरी माँ घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए मैंने अपने आंसू साफ़ किए और अपना पर्स उठाकर वहाँ से अपने घर पर आ गई थी। सारे रास्ते मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था कि आखिर मेरी माँ ने मेरे पिता को क्यों छोड़ दिया था, वो भी किसी और मर्द के लिए, जबकि मेरे पिता तो उनसे बहुत मोहब्बत किया करते थे। और फिर उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मेरा पिता मर चुका है। इस बात की तो मुझे समझ आ चुकी थी कि वो भी पिताजी की तरह नहीं चाहती थी कि मैं भी उन्हें गलत समझूं। घर आकर मैंने इस बारे में अपनी माँ से कोई बात नहीं की थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मेरी माँ को पता चले और वो खुद को मेरी मुजरिम समझें और ना ही मेरे सामने शर्मिंदा हों। पिताजी से मेरी मुलाकात अब घर से बाहर ही हो जाया करती थी और अब तो मैंने सर्कस वाला काम भी अपने पिता के कहने पर छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैं घर से निकलती तो माँ को काम के बारे में कहकर जाती और घर से बाहर निकलते ही पिताजी से मिलने चली जाती थी। वहाँ पर बैठकर मैं पढ़ाई किया करती थी। कभी मेरे पिताजी मुझे मेरे बचपन की फ़ोटोज़ दिखाया करते थे तो कभी अपनी और माँ की शादी की। माँ के उनको छोड़कर जाने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, बस ये कुछ फ़ोटोज़ ही बाकी रह गई थी जिनके सहारे उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी थी। और आज भी हम दोनों बाप बेटी को बातें करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला था और मुझे घर जाने में भी देर हो गई थी। पिताजी ने कहा कि वो मुझे खुद घर छोड़ने के लिए जाएंगे, इसलिए आज मैं अपने पिता के साथ आई थी। माँ तो कब से मेरा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मुझे पिताजी के साथ आते हुए देख लिया था और मेरे घर आते ही उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि मैं किसके साथ घर पर आई हूँ। और इसी तरह उन्हें ये बात भी पता चल गई थी कि मैं अपने पिता से मिल चुकी हूँ और सारी सच्चाई के बारे में भी जान चुकी हूँ, जिस पर मेरी माँ खामोश रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे और शर्मिंदगी सी थी जो मैं देखना नहीं चाहती थी, इसलिए सब उनसे अब तक छुपा कर रखा था। तब उन्होंने मुझे बताया था कि सारी गलती उन्हीं की थी। उन्होंने मेरे पिता जैसे अच्छे और शरीफ इंसान को सिर्फ दौलत की खातिर ही छोड़ दिया था और जैसे दूसरे मर्द के लिए उन्होंने अपने पहले पति को छोड़ दिया था, उसने भी कुछ महीनों बाद किसी दूसरी औरत के लिए मेरी माँ को छोड़ दिया था। इसके बाद वो मुझे लेकर अलग रहने लगी थी। मुझे उन्होंने मेरे पिता को इसलिए नहीं सौंपा क्योंकि वो यही समझ रही थी कि पिताजी ने भी शायद दूसरी शादी कर ली होगी और उनके पास तो सब कुछ होगा, मगर मेरी माँ के पास सिर्फ मैं ही थी। इसलिए उन्होंने मुझे अपने साथ रखा और ये कहा कि मेरे पिता बचपन में ही मर गए थे और उनकी कोई फ़ोटो आज तक मुझे नहीं दिखाई थी कि कहीं वो मुझे मिल जाए और मैंने उन्हें पहचान लिया तो क्या होता। और यही वजह थी कि मैं उस टाइम पर उन्हें पहचान नहीं पाई थी। पिताजी माँ से मिलने के लिए घर पर आए थे और माँ ने पिताजी के साथ किए हुए हर दुख और गलती की माफ़ी मांग ली थी। मेरे पिता ने माँ का इलाज एक बड़े और अच्छे हॉस्पिटल में करवाना शुरू कर दिया और मुझे शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दिया। पूरे 6 महीने बाद माँ का सही से इलाज करवाने के बाद भी माँ हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। मुझे अपनी माँ की मौत पर बहुत दुख हुआ था
और अब मैं अपने पिता के साथ ही रहने लगी थी। मेरे पिता मेरा बहुत ख्याल रखते थे ताकि मुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस न हो, मगर माँ की जगह तो आज तक कोई भी नहीं ले पाया था। मैं उनके साथ खुश थी, मगर मुझे हमेशा अपनी माँ की याद आया करती थी और मैं उनको याद करके रोती रहती थी। जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, मगर हाँ, कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है। पहले मैं अपनी माँ के साथ रहती थी तो पिता नहीं थे, और अब मेरी ज़िंदगी में मेरे पिता आ गए थे तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मुझे माता पिता दोनों का प्यार एक साथ नहीं मिल सका था। कभी कभी हम बेहतरीन की तलाश में अपना बेहतर भी खो देते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि जो हमें मिल रहा है उसके साथ ही हमें अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारनी चाहिए, और जो हमारी किस्मत में नहीं है उसे किस्मत का लिखा हुआ समझकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं अब अपने पिता के साथ खुश तो हूँ, लेकिन आज भी मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। मेरे पिताजी ने मुझे अपनी ही कंपनी में अपने साथ काम पर लगा लिया और मैं अपने पिता की कंपनी संभाल रही हूँ। आज मेरे पास दौलत है और पिता का नाम भी साथ है और मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।